हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है या फिर भारत की उत्तर से दक्षिण सीमा क्या है और पूरब से पश्चिम सीमा क्या है और भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देश हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हमें अब देखना है कि जो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना लंबी दूरी तक सीमा बनाएगा और जो ये जलीय सीमा है इसकी लंबाई लगभग कितनी है। तो उसको समझने से पहले हम फिर एक बार भारत का मैप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और भारत का मैप ड्रॉ करती हूँ। जैसे यह हम लोग राजस्थान वाला हिस्सा बना लेंगे, उसके बाद नीचे जस्ट गुजरात वाला हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग महाराष्ट्र से नीचे आते हुए यहाँ पे ये हम लोग तमिलनाडु वाला हिस्सा ऐसे कर लेंगे और फिर इसको ऐसे करके फिर इसके ऊपरी वाला हिस्सा बनाएंगे। आप लोग भी मैप बना सकते हो, ये बहुत इजी स्टेप है और बार बार अभ्यास करने से ये जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ से हम राजस्थान से भारत का ऊपरी वाला हिस्सा बनाएंगे, जस्ट यहाँ से जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा और ये हमारा हो गया ये लद्दाख वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार, जस्ट यहाँ सिक्किम और उसके बाद से हम लोग ऐसे अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से से होते हुए मणिपुर, मिजोरम होते हुए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक त्रिपुरा बना लेंगे। उसके बाद से ये यहाँ से टच होगा और यहाँ से सिक्किम से होते हुए जस्ट हमको ऐसे कर देना है। तो ये हमारा बन गया रफली मैप। उसके बाद से हम यहाँ समझेंगे कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर, यानी जो भारत को हम लोग स्थलीय सीमा देखते हैं इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर। वही हम लोग को पता है जो ये नीचे वाला हिस्सा जल से घिरा हुआ है तो इसकी इसकी जो लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर। अब ये केवल हमारा दक्षिण वाला हिस्सा 100 किलोमीटर है। अगर हम भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो लक्षद्वीप है ये भी जो ये दक्षिण हिंद महासागर में और ये अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पे ये दोनों बना लेंगे हम। तो इनकी भी तटीय सीमा होगी कि नहीं, तो इनको भी अगर हमें तटीय सीमा में काउंट करना होगा तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हमारा है अंडमान और ये हमारा है निकोबार, ये दोनों द्वीप समूह हैं। मैंने कल बताया था कि कोई भी भूमि का ऐसा खंड होता है जो चारों ओर जल से घिरा रहता है तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है यहाँ पे लक्षद्वीप। तो इसको भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश मान सकते हैं, मतलब है, मान कह सकते हैं। तो इनकी भी तटीय सीमा होगी कि नहीं, तो इन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और ये दक्षिण का हिस्सा तीनों की तटीय सीमा मिलाकर लगभग टोटल लंबाई हो जाती है लगभग 7516.6 किलोमीटर। तो ये आंकड़ा भी हमें याद रखना होगा। तो हम लोग भारत की जो स्थलीय सीमा है इसको भी देख लिए और ये जो जलीय सीमा की लंबाई कितनी है इसको भी देख लिए हैं। अब हमें देखना है कि जो भारत को जो बीचों बीच एक रेखा दो भागों में विभाजित करती है उसका नाम है कर्क रेखा। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा है वो लगभग कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उसके बाद जानेंगे भी कि कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर विषुवत रेखा क्या होता है। क्योंकि जब हम उसको जान लेंगे तो हमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने में बहुत आसानी होगी। रट कर भी तो कोई चीज़ें याद हो जाती हैं लेकिन अगर वो हमें समझ में नहीं आती है तो हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ भारत के बीचों बीच कर्क रेखा यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ जो भारत के बीचों बीच जाती है और ये लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ हम लिखते हैं कर्क रेखा, जो कि ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं। तो ये सबसे पहले जो जिस राज्य से गुजरती है उसका नाम है गुजरात। यहाँ मैं केवल कीवर्ड्स लिखूंगी क्योंकि यहाँ जब पूरा नाम लिखूंगी तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद
ये पश्चिम बंगाल, सॉरी, इसके पहले झारखंड से ये टच करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से, उसके बाद यहाँ पर है त्रिपुरा, तो केवल मैं TR ही लिख रही हूँ, यहाँ पर है मिज़ोरम, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये लगभग 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप लोग नाम वीडियो रोक कर नाम लिख सकते हैं, तो ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको समझने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा है कि पहले हम लोग ग्लोब पर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को जान लें। तब मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है या फिर देशांतरीय विस्तार कितना है, तो उसको समझने में हमारे लिए आसानी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्लोब को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो गया ग्लोब। यहाँ पर हम देखें कि जो ग्लोब पर मतलब पृथ्वी पर कोई जाकर रेखाएं नहीं खींचा है, लेकिन हम लोग एक काल्पनिक रेखा मानते हैं कि बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ किया गया है। तो ये जो बीचों बीच एक रेखा माना गया है, उसको कहा गया है विषुवत रेखा। जो ये विषुवत रेखा है, इसको 0 डिग्री पर खींचा गया है, यानी इस पूरे ग्लोब में इस बीचों बीच रेखा को सेंटर माना गया है। तो ये है हमारी विषुवत रेखा। इसके जस्ट ऊपर एक और रेखा है, उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये जो नीचे है 3 नंबर वाले रेखा, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। यहाँ मैं केवल शब्द ही लिख रही हूँ, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है, अच्छा, ये जब हम विषुवत रेखा खींचे हैं, तो ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में बाँट रही है। ये जो उत्तर वाले भाग और इस लाइन के नीचे में दक्षिण वाला हिस्सा। तो यहाँ हम लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर, या फिर नॉर्थ भी लिख सकते हैं। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो गया, और ये जो मकर रेखा है, वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गया। तो हम इसको साउथ भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को पृथ्वी पर और सारी रेखाएं ग्लोब पर याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये 3 रेखाएं ज़रूर याद रखिएगा लोग, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो इन तीनों रेखाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ग्लोब पर देख लिए कि ये जो कर्क रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई और मकर रेखा हो गई। जब आप लोगों को विषुवत रेखा पता रहेगा, तो इसके ऊपर उत्तर समझ सकते हो और इसके नीचे दक्षिण में अक्षांश रेखाएं समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलते किसको हैं। इसके लिए हम एक और मैप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ये जैसे हम लोग ग्लोब छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, तो ये जो पृथ्वी पर हम जो यहाँ बीचों बीच जो ये रेखा खींचे हैं 0 डिग्री, ये तो विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा, यानी इस पूरे भू के मध्य में ये रेखा हम खींचे हैं, तो ये भूमध्य रेखा। इसको अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि आप लोग को ग्लोब पर ऐसे देखने को मिलेगा कि बहुत सारी रेखाएं खींची गई रहती हैं। हालांकि पृथ्वी को जब गोल बताया गया है, तो उस पर कोई भी रेखा खींचा जाएगा तो वो सीधा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको हल्का तिरछा ही बनाई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक गेंद लेते हैं, तो उस पर कभी भी सीधी रेखाएं खींचना चाहेंगे, तो 1 या 2 के सिवा और सीधी रेखाएं खींचना पॉसिबल नहीं होगा, वो थोड़ी ना थोड़ी इस आकृति में हो ही जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ऐसे आप लोग पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं देखे होंगे, हालांकि इसमें हम उतना पॉसिबल नहीं है खींचना। तो पृथ्वी पर ये जो हमारी 0 डिग्री रेखा हो गई यहाँ पर, उसके बाद ऐसे करके 1, 2, 3, 4 करके पृथ्वी पर ये जो उत्तर के साइड 90 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी जो समानांतर जितनी रेखाएं खींची गई है, उनको हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा। और दक्षिण में भी सेम जितनी रेखाएं खींची गई है, ये सारी है अक्षांश रेखा। यानी इस 0 डिग्री के उत्तर में, यानी इस 0 डिग्री के उत्तर में जितना हमें जितना हमें अक्षांश रेखाएं दिखाई देंगी, उनकी संख्या है 90। ठीक वैसे ही इस 0 डिग्री के दक्षिण में, यानी साउथ में, हमें जितनी रेखाएं दिखाई देंगी, उनकी संख्या है 90। तो 0 डिग्री के उत्तर में भी 90 अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री के दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं। ठीक वैसे ही यहाँ हम अक्षांश रेखा समझ लिए, वैसे ही हम यहाँ एक और
ग्लोब मैप करके देशांतर रेखाएँ भी समझ लेते हैं। ठीक है? तो इसके लिए जैसे हम लोग अक्षांश रेखा को समझने के लिए बीचों-बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचे थे, वैसे ही जो देशांतर रेखा होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया रहता है। ठीक है? यहाँ हम लिख देते हैं अक्षांश रेखाएँ कि हमें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये हम ग्लोब पर केवल खींचे हैं अक्षांश रेखाएँ। अब यहाँ हम समझ रहे हैं देशांतर रेखाएँ। देखिए, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, जैसे देशांतर रेखाओं से समय निकालने में हमें बहुत मतलब ये हेल्पफुल होता है। और वहीं ये जो अक्षांश रेखाएँ हैं, ये किसी भी जगह की अवस्थिति को आसानी से बता देता है। इसीलिए तो हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ समझ लेंगे, तो भारत की अवस्थिति को अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये हमारी है देशांतर रेखाएँ। जैसे हम लोग अक्षांश रेखा में 0 डिग्री देखे थे, वैसे ही हम देशांतर रेखा में भी 0 डिग्री देखेंगे। तो ये हमारी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे हम लोग इस अक्षांश रेखा के उत्तर में हम लोग देखे थे कि 90 रेखाएँ हैं, वैसे ही ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचे हैं, इसके ये 2 हिस्सों में पूरे ग्लोब को बाँटा है। इसका ये वाला हिस्सा होगा ईस्ट यानी पूरब, और इसका ये वाला हिस्सा होगा वेस्ट यानी पश्चिम। तो इसके उत्तर में है लगभग 180 रेखाएँ, यानी इस ग्लोब पर जब हम ऊपर से नीचे रेखाएँ खींचते हैं, तो इनकी ये देशांतर रेखाओं की संख्या है ईस्ट में लगभग 180। ठीक वैसे ही इस 0 डिग्री के पश्चिम में भी है 180 रेखाएँ, ठीक है? तो यहाँ हम खींच दिए 180। 180 तो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन समझने के लिए। तो जब ये हो गया हमारी अक्षांश रेखाएँ और ये हो गया हमारी देशांतर रेखाएँ, ठीक है? अब हम दोनों को एक मैप में इंक्लूड करते हैं, तो आप लोग ग्लोब पर ऐसा चित्र ज़रूर देखे होंगे। ये जो हमारा हो गया, पहले तो हम अक्षांश रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे 0 डिग्री, और ऐसे करके बहुत सारी मतलब 90 रेखाएँ हैं, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक वैसे ही नीचे के साइड भी सेम वही है, अक्षांश रेखाएँ। तो ये मैप मैंने फिर से दोबारा यहाँ ड्रॉ किया। उसके बाद जस्ट ऊपर से यहाँ हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और हम बताए थे कि यहाँ यहाँ पूरब में है 180 रेखाएँ, और यहाँ पश्चिम में भी है 180 रेखाएँ। तो जब हम इसको ऐसे देशांतर रेखाएँ खींचेंगे, तो ग्लोब पर ऐसी आकृति बन जाएगी, जिसे इस मैप को आप लोग सभी लोग ग्लोब पर ज़रूर देखे होंगे, जो कि हमें बचपन में बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि ये क्या खींचा गया है। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग पढ़ते गए हैं, समझते गए हैं, धीरे-धीरे इसकी जानकारी हमें होती गई है। तो जो ये आप लोग को ये दिख रहा है मैप पर, जो मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मिलाकर यहाँ एक तीसरा मैप ग्लोब का ड्रॉ किया है। ये जो हिस्सा में जो बॉक्स के जैसा दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड, ठीक है? अब जब हम लोग इतनी सारी चीज़ों को समझे हैं, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया एक ग्लोब। वहाँ पे मेनली 3 रेखाएँ खींचे थे। एक थी बीचों-बीच जो 0 डिग्री पर थी, उसको हम लोग बोले थे विषुवत रेखा। और जो इसके ऊपर मैंने 23.5 डिग्री पर खींचा था, उसको हमने कहा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जो इसके दक्षिण में खींचा था, उसको मैंने बोला था 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन तीनों रेखाओं का नाम याद करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने एक और ग्लोब बनाकर ये अक्षांश रेखाएँ खींची, फिर एक और ग्लोब बनाकर इस पर देशांतर रेखाएँ खींची। फिर मैंने तीसरे ग्लोब में यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएँ दोनों खींची। जब मैंने इसको देख लिया, तो यहाँ पे मुझे अगर अक्षांश रेखा पर समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम भारत की अवस्थिति को जानेंगे कि भारत की अवस्थिति कितना डिग्री है, उसके बाद हम लोग ग्लोब पर समझेंगे। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, क्योंकि जब हमें ये समझ में आ जाएगा, तो हमें भारत की अवस्थिति समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पे हम लिख लेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, वो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है।
क्योंकि मैंने बताया है कि जो अक्षांश होगा वो केवल 2 ही भागों में होगा, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है? तो भारत की जो अवस्थिति है वो दक्षिणी अक्षांश में नहीं, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं भारत का जो हम लोग देशांतरीय विस्तार देखते हैं, देशांतरीय विस्तार, इसको हम लोग देखते हैं तो ये लगभग है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर तो मैंने लिख लिया, लेकिन हमें इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यहाँ हम लोग देखें तो ये जो मैंने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट, तो हम पहले इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट यानी भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से और यहाँ समाप्त होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। यानी कहने का मतलब, जैसे आप यहाँ मैप एक ग्लोब बनाएंगे तो यहाँ 0 डिग्री ये रेखाएं खींचेंगे पहले इस पर, तो यानी हम लोग 0 डिग्री से 1 2 3 4 करके जो 8 डिग्री वाला रेखा खींचा गया है वहाँ से भारत की स्थिति क्या होगी, शुरुआत होगी। मैंने बताया है कि उत्तर में ये 90 रेखाएं हैं और 1 2 करके यहाँ से 1 2 करके यहाँ 90 तक हम लोग पहुँचते हैं। ठीक वैसे ही जब ये 0 डिग्री से 8 8 लाइन हम लोग ऊपर जाएंगे तो भारत की स्थिति वहाँ से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और इसको पार करते करते यानी भारत के बीच में और सारी रेखाएं खींची गई होंगी और उसके बाद ये 37 डिग्री पर जब ये रेखाएं ऐसे खींची गई होंगी तो वहाँ पे भारत की अवस्थिति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हो सकता है कि एक बार में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो तो इसको 1-2 बार ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं कंसेप्चुअल जो इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से 37 यानी भारत पर ऐसे करके 90 रेखाएं हैं। तो ये जो भारत जहाँ से शुरू होता है मतलब, तो वो 8 नंबर वाली रेखा से यहाँ भारत की अवस्थिति शुरू हो जाती है और 37 डिग्री पर जाते जा रहे भारत की अवस्थिति समाप्त हो जाती है। यानी जब हम 38 डिग्री 39 डिग्री पर पहुँचेंगे तो वहाँ और सारे देशों की अवस्थिति आएगी। तो उसके बाद जैसे हम लोग अक्षांशीय विस्तार समझे वैसे ही हम देशांतरीय विस्तार भी समझेंगे। तो ये भारत का जो देशांतरीय विस्तार है यहाँ पे हम लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो 68 डिग्री और 97 डिग्री है इसको हमें देशांतर में समझना पड़ेगा। और हम इस देशांतर में देखिए यहाँ पे लिखे हैं पूर्वी देशांतर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था उत्तरी अक्षांश, दोनों में उत्तरी अक्षांश, चाहे वो नीचे से भारत का दक्षिणी हिस्सा हो चाहे उत्तरी हिस्सा हो, मैंने दोनों में उत्तरी अक्षांश लिखा है। क्योंकि जो हमारा भारत है इस विषुवत रेखा के केवल उत्तरी भाग में ही स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित नहीं है। तो इस जगह में कहीं भी हमारा भारत रहेगा तो हम उसको उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, चाहे ऊपर का हिस्सा बोलना हो या फिर नीचे का हिस्सा बोलना हो। ठीक वैसे ही जब हमें देशांतर रेखा समझना होगा तो यहाँ पे ये जो मेरा भारत है मतलब हम लोग का भारत है वो पूरब में स्थित है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भारत पूरब में स्थित है, पश्चिम में स्थित नहीं है। तो भारत इस हिस्से में कहीं भी रहेगा यानी 0 डिग्री के कहीं भी रहेगा तो हम इसको पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे। तो मान लीजिए हम लोग का भारत यहाँ पर है, यहाँ पे हम छोटा सा भारत का मैप ड्रॉ कर लिए। हम लोग का भारत यहाँ पर है तो यहाँ से 180 डिग्री रेखाएं पूरब में खींची गई हैं। तो भारत की अवस्थिति जहाँ पे पड़ती है, जहाँ से भारत शुरू होता है, वहाँ से 180 रेखाओं में से जो 1 2 3 4 करके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ से जो 67 68 डिग्री वाला रेखा है वो भारत से टच करता है, मतलब भारत की अवस्थिति से शुरू होता है। फिर 68 के बाद 69 70 71 ऐसे करके ऊपर से रेखाएं आई होंगी। लेकिन जब भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ से जो ये डिग्री वाला रेखा गुजरा होगा वो नंबर है 97 डिग्री। यानी 97 डिग्री लास्ट जो रेखा है वो भारत के पूर्वी भाग से टच करके गुजरता है। यानी 68 से लेकर 97 के बीच में भारत की अवस्थिति है।
ठीक वैसे ही जैसे हम लोग अक्षांशीय में उत्तर से याद किए, वैसे ही देशांतरीय में हमें पूरब का याद करना है। ये हमें याद रखना है कि ये जो जो काउंट शुरू होगा वो 0 डिग्री से ही 1-2 करके शुरू होगा। चाहे हमें अक्षांश में काउंट करना हो, चाहे हमें देशांतरीय में काउंट करना हो। तो ये हमने देख लिया कि भारत में जो कर्क रेखा है वो किन-किन राज्यों से गुजरेगी, और यहाँ पे हमने कुछ अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को भी समझा है। आई होप जो लोग इसे पहली बार देखेंगे वो हो सकता है उन्हें कुछ समझ में ना आए, चाहे बहुत कन्फ्यूजन लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुनिया में हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए। बस उस चीज़ को समझने के लिए हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को हमें समझना है। थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता है, कोई चीज़ें हमें जल्दी समझ में आ जाती हैं और कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। तो एक बार आपको जहाँ भी दिक्कत लगे, वीडियो को रोक कर फिर उसको पीछे से लाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब आप लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ लोगे अच्छे से तो इसकी अवस्थिति समझना अत्यंत मतलब ईज़ी रहेगा आप लोग के लिए। जैसे मैंने केवल हम आप लोग को ये बता देते हैं कि 8 डिग्री से 37 मिनट है, तो शायद उतना कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इसको समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले अक्षांश रेखा को समझें। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, और ये जो हम 1, 2, 3, 4 काउंट कर रहे हैं 90 तक, ये अक्षांश रेखा में काउंट करते हैं, और जो ये हम 0 डिग्री से देशांतरीय रेखा को काउंट करते हैं, तो ये पूरब में 180 होती है और ये पश्चिम में 180 होती है। तो उसके अवस्थिति के अनुसार, तो जब हम इतनी सारी चीज़ों को समझ लिए हैं, तो ये जो भारत अवस्थित किधर है, इसको भी एक लास्ट पॉइंट देख ही लेते हैं। तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर, इस पूरे ग्लोब पर उत्तर-पूरब में है। तो देखिए उत्तर-पूरब में कैसे है, जैसे ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, यानी इस 0 डिग्री के उत्तर में हमारा भारत है, ना कि दक्षिण में। तो अब हमारा भारत उत्तर में यहीं कहीं ना होगा, 0 डिग्री के उत्तर में, और पूरब में कहने का मतलब देशांतर रेखा के पूरब में। तो यहाँ हम देशांतर रेखा 0 डिग्री खींचे हैं, तो यानी इसी के पूरब में होगा, अर्थात इस अक्षांश रेखा के उत्तर में और देशांतर रेखा के पूरब में। तो हमारे भारत की अवस्थिति है लगभग यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया भारत। तो हम लोग देखते हैं ये जो भारत का आधा हिस्सा है वो कर्क रेखा काटते हुए इसको जा रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 23.5 डिग्री। और कर्क रेखा के लिए 23.5 डिग्री क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब हम 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके जाएंगे, जो 23 नंबर वाला रेखा है उसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और ये 23 नंबर वाला रेखा है, इसलिए इसको 23 डिग्री या 23.5 डिग्री बोला जा रहा है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और बाकी समझने के लिए इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो अगला पार्ट है उसमें मैं लेके आऊँगी भारत के राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, और फिर उनसे जो जुड़ी विशेषताएँ होंगी या फिर उनसे जो जुड़े फैक्ट होंगे उसको हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।